शिवत्व आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प पर अक्सर जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं उस पहलू पर बात करेंगे। हमारे पास जो भी आयुर्वेदिक समझ है वो इशारा करती है मल के महत्व की ओर, खासकर जब रोगों को समझने की बात आती है, उनके निदान की। आयुर्वेद कैसे शरीर से निकलने वाले इन पदार्थों को स्वास्थ्य का आईना मानता है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आयुर्वेद में जब हम मल शब्द सुनते हैं तो इसका ठीक ठीक मतलब क्या है और ये शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? नमस्ते। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मल शब्द का सीधा मतलब तो हम मैल या गंदगी समझते हैं ना, लेकिन आयुर्वेद इसे कहीं ज्यादा गहरे अर्थ में देखता है। ये सिर्फ मतलब कचरा नहीं है। ये असल में हमारे पाचन और चयापचय, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उस पूरी प्रक्रिया के बाद बनने वाले वो जैविक उत्पाद हैं जिनका शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। ये संस्कृत की मृज धातु से बना है, जिसका मतलब ये है जिसे साफ किया जाए। और सबसे रोचक बात यह है कि आयुर्वेद इसे सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट मतलब अपशिष्ट नहीं मानता, बल्कि दोष, वात, पित्त, कफ और धातु मतलब शरीर के टिश्यूज, इनके साथ साथ शरीर का एक मूल आधार मानता है। आम भाषा में कहें तो पुरीश यानी स्टूल, मूत्र यानी यूरिन और स्वेद यानी पसीना, ये इसके मुख्य उदाहरण हैं। अच्छा, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब जिसे हम आम तौर पे बस फ्लश कर लेते हैं, वो शरीर का एक जरूरी हिस्सा है आयुर्वेद के हिसाब से। तो फिर शरीर में ये मल कितने तरीके के होते हैं? क्या ये सब एक जैसे ही हैं? नहीं, आयुर्वेद इनमें भी फर्क करता है। हाँ। मुख्य रूप से 2 तरह के मल बताए गए हैं। ओके। पहले हैं आहार मल। आहार मल। हाँ, आहार मल ये वो हैं जो हमारे खाए हुए भोजन के पचने के बाद बनते हैं, जैसे सीधा सीधा मल और मूत्र। और दूसरे तरह के मल होते हैं धातु मल। धातु मल ये क्या होते हैं? धातु मल तब बनते हैं जब शरीर की धातुएं यानी हमारी टिश्यूज अपना पोषण लेते हैं ना, और उनका रूपांतरण होता है। आयुर्वेद में 7 धातुएं हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये एक क्रम में एक दूसरे को पोषण देती हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में, इस पोषण और बनने की प्रक्रिया में जो उप उत्पाद मतलब बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, वही धातु मल है। अरे वाह! तो मतलब ये सिर्फ पेट साफ होने वाली बात नहीं है, ये तो शरीर के टिश्यू लेवल तक जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे उदाहरण के लिए रस धातु यानी प्लाज्मा जब बनती है तो उसका मल कफ है, रक्त धातु का मल पित्त है, मेद धातु यानी फैट टिश्यू का मल पसीना है, अस्थि धातु हड्डी से हमारे सिर के बाल, केश और शरीर के रोएं, लोम बनते हैं, ये भी मल है। और मज्जा धातु बोन मारो से आंखों की गंदगी, त्वचा और मल की जो जरूरी चिकनाई होती है ना, वो बनती है। ये सब धातु मल हैं। ये तो अद्भुत है। इसका सीधा मतलब हुआ कि शरीर के हर लेवल पर बनने वाले ये मल हमें हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य की कितनी गहरी जानकारी दे सकते हैं। शायद इसीलिए रोगों को पहचानने में, मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस में, मल की जांच इतनी जरूरी मानी जाती है। एकदम सही, बिल्कुल यही बात है। यही आयुर्वेद के निदान का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। आप समझिए कि मल की जो स्थिति है वो शरीर के अंदर क्या चल रहा है, उसका एक तरह से सीधा प्रसारण है, लाइव टेलीकास्ट। मल की मात्रा का कम हो जाना, जिसे आयुर्वेद क्षय कहता है, या बढ़ जाना, जिसे वृद्धि कहते हैं, या फिर उसके सामान्य गुणों में बदलाव आ जाना, जैसे उसका रूप, रंग, गंध या छूने में कुछ अलग लगना, इसे दुष्टि कहते हैं। ये सब चीजें शरीर में वात, पित्त, कफ, इन दोषों के बिगड़ने का या फिर किसी बीमारी के पनपने का साफ संकेत हो सकती हैं। क्या आप कोई उदाहरण देकर इसे और साफ कर सकती हैं? कैसे ये बदलाव बीमारियों की तरफ इशारा करते हैं? जरूर। जैसे मान लीजिए, अगर शरीर में वात दोष बहुत बढ़ गया है, जो रूखापन और गति से जुड़ा है, तो अक्सर मल सूखा, सख्त, काले रंग का सा और कम मात्रा में आता है। साथ में गैस की तकलीफ भी हो सकती है। अच्छा, वही अगर पित्त दोष बढ़ा हुआ है, जो गर्मी और पाचन से जुड़ा है, तो मल पतला हो सकता है, पीले रंग का, उसमें अजीब सी गंध हो सकती है, और कई बार मल त्याग करते समय जलन भी महसूस होती है।
मूत्र का रंग भी गहरा पीला या लालसा हो सकता है। ओके। इसीलिए तो आयुर्वेद में पीलिया, जिसे कामला कहते हैं, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे रक्तपित्त या फिर डायबिटीज समेत कई मूत्र संबंधी रोग हैं, प्रमेह, ऐसी अनेकों बीमारियों के निदान में मल मूत्र की जो डिटेल्ड परीक्षा होती है, अष्टविध परीक्षा का एक हिस्सा है ये, वो बहुत बहुत अहमियत रखती है। इससे पाचन कैसा है, अग्नि का बल कितना है, दोष बैलेंस में है या नहीं, ये सब पता चलता है। ये तो सच में ऐसा है जैसे शरीर की अंदरूनी कहानी पढ़ रहे हो। छोटी छोटी लगने वाली चीजों में कितने गहरे संकेत छुपे होते हैं। तो फिर इस संतुलन को बनाए रखने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद क्या कहता है, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो ये है कि शरीर से मल का नियमित रूप से और सही समय पर बाहर निकलना पक्का किया जाए। इसके लिए जो हमारी नेचुरल अर्जेस होती हैं, प्राकृतिक इच्छाएं, जैसे मल त्याग या मूत्र त्याग की इच्छा, उन्हें कभी दबाना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। ये बहुत लोग करते हैं। हाँ, और ये रोगों को सीधा न्योता देना है। इसके अलावा जाहिर है संतुलित भोजन करना, मौसम के हिसाब से खाना, जो आसानी से पचे वैसा खाना, पर्याप्त पानी पीना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, आयुर्वेद में पंचकर्म जैसी जो शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं हैं, वो भी बताई गई हैं। वो समय समय पर शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स और जो एक्स्ट्रा मल है, उसे बाहर निकालकर दोषों को बैलेंस करने और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती हैं। तो आज हमने समझा कि आयुर्वेद में मल की ये जो अवधारणा है, ये कितनी गहरी और महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ शरीर का कचरा नहीं है, बल्कि ये तो स्वास्थ्य और बीमारी को समझने की एक बहुत अहम कुंजी है। मल की स्थिति का सही आकलन, उसकी सही समझ हमें अपने शरीर को बेहतर ढंग से जानने और उसकी देखभाल करने में वाकई मदद कर सकती है। बिल्कुल। और ये हमें इस बात पर सोचने को भी मजबूर करता है कि हमारा शरीर रोजाना इन मलों के जरिए हमें कितने छोटे छोटे सूक्ष्म संकेत भेज रहा है, जिन पर शायद हम ध्यान ही नहीं दे रहे होते, है ना? तो ये अपने स्वास्थ्य के प्रति और ज्यादा जागरूक होने का भी एक पहलू हो सकता है। निश्चित रूप से ये ध्यान देने वाली बात है। शिफ्ट व आयुर्वेद भविष्य में भी निदान मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस से जुड़े ऐसे ही और भी दिलचस्प और महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक विषयों पर चर्चा जारी रखेगा। आज सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।